हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायधानी बिलासपुर शहर में ये सरस्वती स्कूल प्रांगण में उपस्थित है। यहाँ पर कुछ अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा इनके द्वारा कुछ आयोजन किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये आयोजन किस लिए है और इनकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो हमारे साथ स्कूल के प्राचार्य और सह जितने भी यहाँ पर के शिक्षकगण हैं सभी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे। तो मैम, सर्वप्रथम मैं आपसे परिचय जानना चाहूंगा। मैं श्रीमती दिव्या चंदेल, ग्राम भारती उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रांत। और ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है, आपने कहा, जिसका नाम है सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम, इसकी मैं प्रांतीय सह संयोजिका हूँ जी। ये मुख्य उद्देश्य क्या है मैम इस कार्यक्रम जो है, ये मुख्य रूप से संघ की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा जो समाज में पंच परिवर्तन एवं नारी जागरण का जो दायित्व लिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। यह कार्यक्रम विशेष तौर पे एक सामाजिक कार्यक्रम है जो कि महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा होना है। जी जी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे मैम ये कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर? ये कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ये कहना चाहूंगी कि हमारे भारतवर्ष में जो महिलाओं की संख्या है, जो कहते हैं ना कि बेटी पढ़ भी गई और बेटी बढ़ भी गई, और अब हमको नया संबोधन मिला है आदि आबादी। तो जो आदि आबादी, हम केवल संख्या बल में नहीं बढ़े हैं, बल्कि हमारा दायित्व भी उतना ही प्रबल हो गया है। और इस प्रबल दायित्व का निर्वहन करते हुए हम समाज परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभाएं और एक सशक्त राष्ट्र बनाने में भारत की प्रत्येक बेटी, माँ, बहन अपना सहयोग प्रदान करे, यही संदेश देना चाहते हैं। जी, धन्यवाद मैम। हमारे साथ और भी यहाँ पर प्राचार्य जी हैं। सर, अपना परिचय बताएंगे सर हमारे दर्शकों को? मैं राकेश पांडे, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर तिलक नगर बिलासपुर। जी, आज ये कार्यक्रम सर यहाँ पर हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं दर्शकों को। ये कार्यक्रम, जैसा दीदी ने बताया, सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम है। इसमें भगवद गीता के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने विभूति योग बताया है जी। उसमें कहा गया कि कीर्ति श्री वाक्च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये 7 गुणों से मैं प्रत्येक स्त्रियों में निवास करता हूँ। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं सप्त गुणों का विकास, उसका जागरण और प्रत्येक नारियां इन गुणों को पहचाने, तदनुरूप गरिमामय समाज में आचरण करे, ऐसे भाव को लेकर के कार्यक्रम आयोजित जी। हमारे चैनल के माध्यम से सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस माताएं हैं, जो नारी शक्ति है, वो भगवान के विभूति योग में जो दी गई शक्तियां हैं उनको पहचाने और समाज के जागरण में, विश्व के कल्याण में अपनी सहभागिता व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत जननी भारत माता, इनको स्मरण करते हुए आज बिलासपुर में इस सप्तशक्ति कार्यक्रम में पधारे सभी पदाधिकारी भाई साहब, जो यहाँ विभाग की संयोजिका इस कार्यक्रम की है, मंचस्थ जो सभी अतिथि हैं, इस विद्यालय के प्राचार्य दीदी और सभी सम्मानीय मातृशक्ति एवं बहनें जो अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधारी हैं, उन सभी को प्रणाम। प्रथम नमन सरस्वती माँ को प्रणाम मंच को करती हूँ, सभी श्रोताओं की लेते हुए और अभिवादन आभार आयोजकों का करती हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगी कि दायित्व निर्वहन हो जब उचित मातृत्व का, तब शिवा, भगत सिंह, लाला लाजपत राय पैदा होते हैं। जब मातृत्व भाव ही भूल जाए पहले, तो देशभक्त नहीं वरन देशद्रोही पैदा होते हैं। तो आज हम इस बड़ी संख्या में यहाँ मातृशक्ति उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम का भी मुख्य उद्देश्य है कि नारी शक्ति को जागृत करना, मातृत्व का भाव बढ़ाना, उनको जागृति करना, उनको विकसित करना और हर महिला में, हर बालिका में जो गुण होते हैं उनको विकसित करना। और जो कि इस कार्यक्रम का नाम सप्तशक्ति क्यों पड़ा,
यह तो प्रस्तावना में आ ही गया है। अधिकतर हम देखते हैं कि जो भी मातृ सम्मेलन होते हैं, महिला सम्मेलन होते हैं, तो उनके नाम क्या होते हैं? ज्यादातर कोई बताएगा क्या नाम रहते हैं? मातृ सम्मेलन होते हैं, महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं, उनके नाम कैसे होते हैं? तो ऐसे होते हैं ना, मातृ शक्ति सम्मेलन है, शक्ति समागम है, नारी शक्ति जागरण है, मातृ शक्ति जागरण मंच है, इस टाइप से नाम रहते हैं महिलाओं के। पर अपना ये सप्त शक्ति संगम जो सब देख रहे हैं, बाहर में लिखा हुआ है सप्त शक्ति संगम, नाम तो बड़ा ये दीदी ने प्रस्ताव में बताया ही है कि ये 7 गुण जो है, कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये 7 गुण नारी में विद्यमान रहते हैं, हर नारी में विद्यमान रहते ही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये विद्यमान नहीं है, क्योंकि भगवान नारायण हमारे साथ इन सप्त गुणों के रूप में उपस्थित है, विद्यमान रहते हैं, इसीलिए ये गुण तो हमें है ही। तो आज की नारी इन गुणों को भूल गई है। आज की नारी उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले हमारे यहाँ जो महान महिलाएं हुई हैं। हम देखते हैं कि वैदिक कालीन समय से लेकर ही और अभी आधुनिक समय तक कितना परिवर्तन आ गया है महिलाओं में। महिलाएं जो कि स्वयं शक्ति की आराधना करती है, हम दुर्गा देवी के दिनों में शक्ति की आराधना करते हैं, और हम स्वयं को शक्ति समझते हैं क्या? आज हमारी बालिकाएं स्वयं को शक्ति का अवतार मानती है क्या? मान रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं से हम कमजोर हो गए, कहीं ना कहीं से शक्तिहीन महसूस कर रही है माताएं, अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। तो उनको ये याद दिलाने के लिए नहीं, आप में ही सर्वशक्तिमान है। सिर्फ पुरुषों के बल पर अपने राष्ट्र का उत्थान नहीं किया जा सकता, समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता, बल्कि आज ये आधी आबादी यानी महिलाएं भी इसके लिए पूरे रूप से उतने ही जिम्मेदार है। क्या अपने देश का गौरव बना के रखना है, राष्ट्र निर्माण करना है, समाज में हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। और जैसे हमारे भारत का परम वैभव था, पुराना वैभव था, उसको हमको प्राप्त करना है। तो जैसे मेरा इनका विषय है कि कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण, तो चूंकि ये पंच जो कर्तव्य है हमारे, उसमें से 2 तो यही आ गए, और बाद में जो अन्य 3 कर्तव्य हैं उसके जुड़ा है सामाजिक समरसता है, उसके बाद अपना नागरिक कर्तव्य है, स्व का बोध है। ये अभी अगले जो दीदी बोलेंगे भाषण में उसमें आ ही जाएगा। तो कुटुंब प्रबोधन क्यों आज आवश्यकता पड़ रही है? महिलाएं ही इसकी दूत है, कुटुंब प्रबोधन के लिए दूत महिलाएं हैं। सामान्यतः पूरे विश्व में हम देखते हैं, हर देश में हम देखते हैं कि एक सबसे पहली इकाई कौन होता है? पहली इकाई क्या होती है? पूरे समाज की इकाई कह लीजिए, या देश में जो इकाई, पहली इकाई कौन होते हैं? तो एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति को इकाई माना गया है। सारे विश्व में व्यक्ति को इकाई माना गया है, लेकिन हमारे देश में किसको इकाई माना गया है? सबसे प्रारंभिक इकाई परिवार को या कुटुंब को माना गया है, क्योंकि कुटुंब ही बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, जिसका सर्वेक्षण आज पूरे विश्व में किया जा रहा है कि भारत में कुटुंब के रूप में इतने लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं, एक दूसरे के त्याग और समर्पण की दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ते हैं, अपना सब कुछ भूल गए और आगे बढ़ते हैं, दूसरों की सेवा करना। हमारे संस्कृति में लिखा गया है, कहा गया है कि दूसरों की सेवा करना ही मतलब अपनी तरफ नहीं देखना। हमें परमात्मा कब मिलेंगे, भगवान कब प्राप्त होंगे? जब हम दूसरों के लिए करेंगे। तो चूंकि कहा गया है हमारे यहाँ संस्कृति में, हमारे जो ग्रंथों में कहा गया है कि एकात्म भाव मतलब सभी हम में, सभी प्राणियों में, हर कण कण में ब्रह्म तत्व विद्यमान है। यानी मुझ में जो है वो आप में है, मुझ में जो है वो इस प्रकृति में है, मुझ में जो है वो इस पेड़ पौधों में भी है, हर कण कण में भगवान विद्यमान है, ऐसा कहा गया है। जबकि विश्व के अन्य देशों में कहते हैं कि भगवान तो ऊपर रहते हैं, भगवान तो कहीं और स्वर्ग में रहते हैं, हम तो अकेले हैं। जबकि हम ये मानते हैं कि हमारे साथ ही भगवान है, हमारे सब जगह चारों तरफ हमारे
दरिद्रों की सेवा करेंगे, रुग्णों की सेवा करेंगे, रोगियों की, यानी दरिद्र देवो भव, रुग्ण देवो भव, तो हमें भगवान प्राप्त होगा। और वास्तव में सेवा करना मतलब वही है, दूसरों की सेवा करना, ना कि अपने बारे में सोचना। तो कुटुंब मतलब कुटुंब ही परिवार का कुटुंब का रूप इसलिए दिया गया है कि हमें सिर्फ अपनी तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि पूरे शरीर के लिए प्रयत्न करना है। तो कुटुंब में क्या क्या बातें होनी चाहिए? तो त्याग है, सेवा है, समर्पण है, यानी ये कुछ 8 गुण ऐसे होते हैं जो कुटुंब में सभी जितने भी लोग विद्यमान रहते हैं। और भारत में तो कहते हैं कि 7 पीढ़ी, मतलब 7 पीढ़ी का नॉलेज हमको होना चाहिए। 7 पीढ़ी में हमारे दादा परदादा कौन हुए हैं, हमारी वंश परंपरा क्या है, हमारे कुल देवता क्या है, हमारी पूजा पद्धति क्या है, हमारे घर में रीति रिवाज क्या है, ये सब चीजें हमें कुटुंब परंपरा के रूप में हमारे देश में कहा गया है कि ये सबको मालूम होना चाहिए। और कुटुंब में कहते हैं ना कि आजकल सभी लोग अंकल आंटी, अरे मौसा मौसी, बुआ फूफा, चाचा ताऊ, इनकी जगह क्या हो गए अंकल आंटी, यानी रिश्ते भी इतने सिमट गए, सिकुड़ गए हैं कि अंकल आंटी से सब, क्योंकि पहचानते ही नहीं है, परिचय नहीं है या कॉन्टैक्ट नहीं है। तो किस तरह से संवाद बना के रखना है, एक दूसरे से कुटुंब के जो भी लोग हैं उनके साथ संवाद बना के रखना आवश्यक होता है। तो कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको हमको जागृत करना है कुटुंब के रूप में। जैसे बल है, बल ओज है, धैर्य है, क्षमा है, बुद्धि है, युक्ति है, दृष्टि और दर्शन। ये सब गुणों को हमको अपने को आगे बढ़ाना है, हर व्यक्ति को, हर महिला को। और जब महिलाएं कुटुंब की एक धुरी होती, कहते हैं महिला कुटुंब की धुरी होती, तो इन गुणों को जब हम महिलाएं आगे बढ़ाएंगी, और हर महिला आगे बढ़ा सकती है हम, क्योंकि हमको किसका रोल मॉडल करना है, अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ चीजें हस्तांतरित करना है, हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी युवा पीढ़ी भी किस तरह से दिग्भ्रमित हुई जा रही है। चाहे आप आहार विहार ले लो, उनके विचार ले लीजिए, उनका चिंतन ले लीजिए, उनका व्यवहार ले लीजिए, किस तरह हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, गलत बातों में, गलत संगति में फंस रही है। तो इसीलिए सबसे पहले इसके लिए माता को ये जागृत होना पड़ेगा, और माता को जागृत होना पड़ेगा, यानी हम बालकों के सामने सत्य बोल के दिखाएं, गलत बातें ना करें, उनसे संवाद रखें। तो बालकों से कैसे संवाद रखेंगे? जैसे उनसे घर में प्रतियोगिता कर सकते हैं, बच्चे बैठे हैं, दादा दादी बैठी है, सब कौन जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके नाम कौन बता सकता है, ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं। प्रतियोगिता, घर में प्रतियोगिता कर सकते हैं, या 4 बच्चे अपने घर में बाहर से आते, बालक आते, बालिका प्रतियोगिता के रूप में। फिर हमारे ज्योतिर्लिंग के नाम क्या है, हमारे जो 4 मठ है उनके नाम क्या है, सप्तपुरिया 7 जो शहर, प्रसिद्ध शहर है, उनके नाम क्या है, कुंभ मेला कहाँ लगता है। ऐसे अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा को देखते हुए हमको एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर सकते हैं। एक सप्ताह में एक बार कम से कम घर के लोगों के साथ बैठकर, वैसे तो रोज ही एक समय भजन करना चाहिए, लेकिन सप्ताह में एक बार कम से कम भजन कर सकते हैं, बैठ के बच्चों के साथ में भजन कीर्तन कर सकते हैं। छोटे छोटे बालकों को वहाँ अपने महान महिलाओं की कहानियां, गाथाएं सुना सकते हैं, अच्छे प्रेरक प्रसंग सुना सकते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने कुछ बालिकाएं आएंगी, प्रेरक महिलाएं बनके, तो उनका हम अनुसरण कर सकते हैं। क्यों? वो उस समय चूंकि उनमें इतने सारे गुण विद्यमान थे, उन्होंने उनके गुणों को बढ़ाया था, तभी तो उन्होंने जो हमारी महान जो महिलाएं हुई है प्राचीन काल में भी, उन्होंने ये काम क्यों किया? क्योंकि उनमें ये सप्त शक्ति या ये जो गुण है वो विद्यमान होते हैं।